हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर में अरस्तू के द्वारा संविधान और उनका वर्गीकरण या अरस्तू ने जो राज्य और शासनों का वर्गीकरण बताया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने पॉलिटिक्स में संविधान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वर्गीकरण किया है। संविधान की विवेचना उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद उसके द्वारा यह वर्गीकरण किया गया है। अरस्तू यह मानकर चलता है कि संविधान ही जीवन का तरीका है। संविधान नागरिकों की वह व्यवस्था है तथा राज्य का आधार है। यह राज्य के स्वरूप को निश्चित करता है, उसके पदों को निश्चित करता है, यानी कि राज्य का रूप कैसा है, राज्य में कौन सा पद किसके पास है, कौन उस शक्ति का प्रयोग करता है, यह प्रमुख रूप से संविधान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अरस्तू का यह मानना है कि राज्य का निर्माण और अंत संविधान के निर्माण और अंत से होता है, यानी कि संविधान का निर्माण हुआ तो राज्य का भी निर्माण हुआ, संविधान का अंत हुआ तो राज्य का भी अंत हुआ। पॉलिटिक्स का जो तीसरा भाग है या पॉलिटिक्स की जो तीसरी पुस्तक है उसमें वो ये कहता है कि संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद किसे मिले। यानी संविधान यह निर्धारित करता है कि राज्य में पदों का बंटवारा किस प्रकार होगा और जो राज्य में सर्वोच्च पद है वह सर्वोच्च पद किसके पास होगा। पुस्तक 4 में वो कहता है संविधान राज्य पदों का संगठन है जिसमें उनके वितरण की विधि निश्चित की जाती है, सर्वोच्च सत्ता को निश्चित किया जाता है और जिसमें राज्य और उसके सभी सदस्यों के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी संविधान वह है जिसके माध्यम से राज्य में पदों का संगठन, कौन सा पद है, कैसे वो कार्य करेगा, किसके पास सर्वोच्च सत्ता होगी, कैसे वो सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करेगा, राज्य के क्या उद्देश्य होंगे, यह संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान राज्य का निर्माण करता है, संविधान राज्य के स्वरूप को निर्धारित करता है। वह यह मानकर चलता है, जैसा अभी आपको बताया, संविधान का परिवर्तन ही राज्य का परिवर्तन है। एक तरह से संविधान को उसने राज्य मान लिया है। अरस्तु की संविधान संबंधी जो धारणा है वह यूनान के तत्कालीन इतिहास के प्रकाश में बनी थी। उस समय वर्ग तंत्रियों और जनतंत्रियों के बीच संघर्ष की स्थिति थी और शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में निहित थी। अरस्तु ने इसी आधार पर यह संविधानों का वर्गीकरण किया है और वो यह मानकर चलते हैं कि जब उच्च राजनीतिक शक्ति और शासन संचालन में किसी भी तरह का परिवर्तन आता है तो सरकार में भी परिवर्तन आ जाता है। अरस्तु ने संविधान का जो वर्गीकरण किया है उसके दो आधार हैं, एक संख्या, एक है लक्ष्य या उद्देश्य। संख्या यानी कितने लोगों के हाथ में शासन सत्ता है, एक व्यक्ति के हाथ में है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में है या जनता के हाथ में है। लक्ष्य या उद्देश्य यानी राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक है या राज्य का उद्देश्य सीमित है, कुछ ही हितों की पूर्ति करना है। और इस आधार पर उसने शासन को दो भागों में बांटा है, शुद्ध रूप और विकृत रूप। जब राज्य जनता के हितों के लिए कार्य करता है, जब राज्य विधि के अनुसार कार्य करता है तो अरस्तु उसे राज्य का स्वाभाविक रूप मानता है और वह उसे राज्य का शुद्ध रूप मानता है। और जब राज्य स्वार्थ के आधार पर कार्य करने लगता है, जब राज्य जो शासन के संचालक हैं वो स्वयं प्रेरित हो जाते हैं, केवल अपने हित की दृष्टि से सोचते हैं, तो राज्य का वह रूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में अरस्तु का कहना है राज्य एक तंत्र उस समय होता है जब एक व्यक्ति जिसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता है उस सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के हित के लिए करता है। वह राज्य जिसका शासन एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के हाथ में होता है वह कुलीन तंत्र या श्रेणी तंत्र कहलाता है। जब राज्य की सत्ता समस्त जनता में निहित हो और सबके कल्याण के लिए अपना शासन चला रहे हैं तो उसे लोक राज्य या प्रजातंत्र कहते हैं। तो इस तरह से शासन के ये तीन रूप उसने बताए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संयत प्रजातंत्र। ये तीनों ही रूप, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और जनता का शासन। और इन तीनों का ही उद्देश्य क्या है? जन कल्याण है।
विधि के अनुसार ये शासन करते हैं, इसीलिए वह इन शासनों को शुद्ध मानता है। और उसका यह मानना है कि जब इनमें विधि की उपेक्षा होने लगती है, इनमें जब स्वार्थ के आधार पर शासन सत्ता का संचालन किया जाने लगता है, तो यह शासन का अशुद्ध रूप बन जाता है। यानी कि एक व्यक्ति का शासन जब गलत तरीके से शासन करता है तो वह निरंकुश तंत्र बन जाता है। कुछ व्यक्तियों का शासन जो स्वार्थ के आधार पर आधारित होता है तो वह धनिक तंत्र बन जाता है, और जनता का शासन भीड़ तंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी संख्या वही है, लेकिन उद्देश्य उसका प्रमुख रूप से बदल जाता है। अरस्तु यहाँ पर सबसे निकृष्टतम शासन निरंकुश तंत्र को मानते हैं, और वो यह कहते हैं कि निरंकुश राजतंत्र सबसे अनुचित है, क्योंकि इसमें केवल जरूरतमंदों का ही हित होता है, किसी का भी इसमें सामान्य हित नहीं होता है। इस तरीके से अरस्तु ने जो शासनों का वर्गीकरण किया है उसे हम देखें तो जो उसके संविधानों का रूप है वो शासकों की संख्या के आधार पर शुद्ध और अशुद्ध रूप है। एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र और एक व्यक्ति का शासन अशुद्ध रूप में निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन शुद्ध रूप में कुलीन तंत्र और अशुद्ध रूप में धनिक तंत्र। जनता का शासन शुद्ध रूप में प्रजातंत्र और अशुद्ध रूप में भीड़ तंत्र। अब हम इन शासनों की अलग अलग उसने जो व्यवस्था बताई है वो देखेंगे। सबसे पहला है राजतंत्र। राजतंत्र को अरस्तु सही संविधानों में एक शासन के रूप में स्वीकार करता है, और वो यह मानकर चलता है कि यह शासन सबसे श्रेष्ठ है। उसने 5 तरह के राजतंत्र बताए हैं। स्पार्टा की तरह का राजतंत्र, असभ्य लोगों को शासित करने का राजतंत्र, अधिनायकवाद, वीर युग का राजतंत्र और निरपेक्ष राजतंत्र। इसमें सबसे श्रेष्ठ वह निरपेक्ष राजतंत्र को मानता है, और वो कहता है यह विधि का शासन है और यह संवैधानिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा है निरंकुश तंत्र। इसे वह सबसे निकृष्ट मानता है, यह स्वार्थ पर आधारित है। तीसरा है कुलीन तंत्र। इसे वैसे तो वह सही मानता है जब तक वह विधि के अनुसार चलता है, और वो कहता है कि इसमें जो आधार होता है वह या तो संपत्ति होती है या योग्यता होती है। जैसे या तो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है वो कुलीन लोग शासन बन जाते हैं, या जो कुलीन लोग उत्तम हैं वो शासन बन जाते हैं। इसका दूषित रूप है धनिक वर्ग तंत्र। यानी जब वो धनिक वर्ग जिनके हाथ में शासन सत्ता होती है वो गलत तरीके से अपनी शासन सत्ता का इस्तेमाल करने लगते हैं, स्वार्थ पर आधारित हो जाते हैं, केवल अपने हित की दृष्टि से सोचते हैं, जनता के लिए नहीं। अगला है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के बारे में वो कहते हैं कि जनतंत्र ऐसे बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन है जो अपने लिए वास्तव में शासन करता है, शासितों के हित के लिए नहीं। और उनका यह मानना है कि ये लोग गरीब होते हैं, दास नहीं। यानी इसमें जनता के द्वारा एक तरह से शासन होता है। इसके भी 5 प्रकार बताए हैं उसने। एक प्रजातंत्र है समानता पर आधारित, एक प्रजातंत्र है जिसमें पदों का बंटवारा धन के आधार पर होता है, एक वह प्रजातंत्र में है जिसमें कुलीन लोगों के हाथ में सत्ता होती है, एक वह प्रजातंत्र है जिसमें नागरिकों का हिस्सा जो है वो संप्रभुता में उनके पास जो सर्वोच्च सत्ता है उन्हीं में निहित होती है, और एक वह है जिसमें प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी कुल का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे शासन के कार्यों में भाग लेने का मौका मिलता है। अगला है भीड़ तंत्र। यह जब निर्धनों का हित पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कानून पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जो दल व्यवस्था है वह गुटबंदी में फंस जाती है, राजनीतिक दल गलत तरीके से गलत हथकंडे अपनाकर शासन सत्ता को हथियाने का प्रयास करते हैं, तो उसे अरस्तु भीड़ तंत्र कहता है। तो इस तरह से उसने ये 6 प्रकार बताए हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र, भीड़ तंत्र, निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र। अब वो यह मानकर चलता है कि इन शासनों का चक्रीय स्वरूप उसने निर्धारित किया। जिस तरह से पहिया घूमता है, जिस तरह से मौसम का एक चक्र घूमता है, उसी तरह से शासनों का भी चक्र घूमता है। राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और फिर भीड़ तंत्र और फिर
राजतंत्र। जैसे वो कहते हैं, पहले पहल देशों में राजतंत्र स्थापित हुए, जिनका कारण यह था कि प्राचीन नगर राज्य छोटे थे। ये व्यक्ति राजा बने क्योंकि यह परोपकारी थे और शासन का कार्य केवल सज्जन लोग ही कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग धनवान हो गए, राजकोष से धन उड़ाकर उन्होंने धन को हथियाना आरंभ कर दिया। धन संपत्ति सम्मान का साधन बनी और इस तरह से कुछ व्यक्तियों ने अपना शासन अपने हाथ में ले लिया और अंत में फिर जो अत्याचारी शासन है उसने प्रजातंत्र का रूप ले लिया। फिर जो लोकतंत्र है उसमें गलत तरीके अपनाने लगे, दल गुटबाजी अपनाने लगी, जिसका फल निकला भ्रष्ट प्रजातंत्र। तो इस तरह से शासनों के चक्रीय स्वरूप को अरस्तु के द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में अरस्तु के इस वर्गीकरण की आलोचना। इसे सीले कहते हैं कि यह केवल यूनान के नगर राज्यों का वर्गीकरण है। गार्नर का कहना है अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हम कुछ आलोचनाएं कर सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली आलोचना है मौलिकता का अभाव। जो कुछ प्लेटो ने कहा उसकी हूबहू नकल अरस्तु का यह संविधानों का वर्गीकरण है। वही जो रिपब्लिक का वर्गीकरण है वो नहीं, जो द लॉज का वर्गीकरण है बिल्कुल वही वर्गीकरण अरस्तु ने किया है। दूसरा है वर्गीकरण का आधार अनिश्चित, कभी संख्या की बात करता है, कभी उद्देश्य की बात करता है, इसीलिए आलोचक इसे भी सही नहीं मानते। तीसरी बात वो कहते हैं राज्य और शासन में भेद नहीं करता। वो कहता है सरकार का बदलाव राज्य का बदलाव, जबकि आज हम यह मानते हैं कि राज्य और सरकार दोनों अलग अलग हैं। राज्य का बदलाव कभी भी सरकार का बदलाव नहीं होता। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, राज्य हमेशा रहता है। राज्य स्थायी है, सरकारें अस्थायी होती हैं। संविधान का परिवर्तन अरस्तु ने माना है राज्य का परिवर्तन, जबकि ऐसा नहीं है। अनुचित आज के विशाल राज्यों के लिए अनुचित नहीं, उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज राजतंत्र को लागू करना इतना आसान नहीं है। जो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे बहरीन है, इधर अरब कंट्रीज हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें राजतंत्र जीवित रह सकता है, लेकिन भारत जैसे राज्यों में राजतंत्र का सफल संचालन नामुमकिन है। अमेरिका जैसे राज्य में नहीं हो सकता। ब्रिटेन में राजतंत्र के बाद भी लोकतंत्र को अपना लिया गया है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र विरोधी। अरस्तु प्रजातंत्र का विरोध करता है, वो एक तरह से सर्वश्रेष्ठ शासन प्रजातंत्र को नहीं मानता है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ संविधानों के बारे में अनिर्णित। श्रेष्ठ संविधानों के बारे में वह अनिर्णित है, यानी अच्छा संविधान कौन सा है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, यह उसके द्वारा बहुत खुले रूप में नहीं बताया गया है। तो इन आधारों पर हम उसके इस जो राज्यों का उसने या शासनों का जो वर्गीकरण किया है उसे हम उचित नहीं मान सकते। धन्यवाद।